सुप्रभात छात्रों। कल हमने काव्य के दोष देखे। इसके पहले काव्य गुण और काव्य दोष और काव्य के प्रकार जो है वो दूसरा यूनिट समाप्त हो चुका है। तीसरा यूनिट जो है रस के स्वरूप, रस के अंग और रस के भेद। तो रस जो है साहित्य में रस अनिवार्य माना जाता है। तो रस की परिभाषा, रस के अंगों का परिचय, ये ऐसे अलग अलग दृष्टि से हमें देखना है। जैसे रस की परिभाषा, रस यानी क्या, रस के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है यह हमें देखना अनिवार्य है। जैसे हम देखते हैं कि यानी रस भारतीय वाङ्मय में पुराने शब्दों में से एक महत्वपूर्ण शब्द है। रस शब्द अर्थों को स्पष्ट करता है। रस शब्द जो है यानी वह अर्थ अपना स्पष्ट कर देता है, उसे अलग अलग अर्थ उससे निकल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रुचि देने वाला जो रस अनुभूति जो होती है उसे रस भी कहा जाता है। यानी रुचि देने वाला वनस्पति जन्य रस और फल पुष्प आदि से मिलने वाला द्रव रस जो है उसे भी रस कहा जाता है। लेकिन यह काव्य से मिलने वाला जो रस है वो काव्यानंद है, लेकिन यह हमें पढ़ना है। लेकिन रस को व्यावहारिक दृष्टि से या सभी किस तरह उसका प्रयोग किया जाता है यह हमें पहले देखना है। रुचि देने वाला वनस्पति जन्य रस और फल पुष्प आदि से मिलने वाला रस जो है उसे यानी रस कहा जाता है। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद, यानी पारा का रस, यानी जो द्रव है उसे रस कहा गया है। पारा यानी पारा से, यानी पारा यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी किसी के जीवन में यानी पारा जैसा होना चाहिए। यानी जैसे पारा ये क्या है, द्रव माना जाता है, यानी पारा का रस माना जाता है आयुर्वेद में। यानी व्यावहारिक जीवन में नहीं, लेकिन आयुर्वेद में उसका अर्थ यानी रस का अर्थ है पारद का रस। अध्यात्म में रस का अर्थ है मोक्ष। यानी जैसे हम देखते हैं चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अंतिम जो है मोक्ष माना जाता है। तो यहाँ यानी मोक्ष जो है वह आध्यात्म के क्षेत्र में यानी यह रस जो है उसे मोक्ष के रूप में मान लिया है। तो ऐसे अलग अलग उसका अर्थ हमें दिखाई देता है। साहित्य में रस से अभिप्राय काव्य के पठन पाठन से होने वाला आनंद जो है काव्यानंद, यही हमें देखना है। साहित्य के क्षेत्र में काव्य के पठन पाठन से मिलने वाला जो आनंद है उसे काव्यानंद कहा जाता है। तो काव्यानंद में कितने भेद होते हैं यह भी हमें देखना है। व्याकरण में रस का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है। काव्य का यानी साहित्य के क्षेत्र में रस के लिए कहा जाता है रसते आस्वादते इति रसः, यानी जिसे आस्वादित किया जाता है वह रस है। इसका और भी एक अर्थ दिया जाता है जो बहे वह रस है। यानी रहस्यते आस्वादते इति रसा, यानी उसकी अनुभूति हमें होती है। कोई काव्य कृति पढ़ते हैं तो आनंद मिलता है। कोई यानी बहुत पका हुआ फल हम खाते हैं, मीठा फल खाते हैं तो उसका स्वाद, उसकी अनुभूति हमें होती है। कच्चा आम हम खाते हैं अलग लगता है, पका हुआ आम खाते हैं हम तो उससे मिलने वाला ब्रह्मानंद माना जाता है। अमृत यानी आम जो है, आम को हम खाते हैं तो ब्रह्मानंद माना जाता है, यानी वो तृप्ति मिल जाती है। तो उसका हम शब्दों में वर्णन जरूर कर सकते हैं लेकिन वो अनुभूति नहीं मिल सकती है। जैसे कहा जाता है नदी का पानी यानी मीठा होता है और समुद्र का पानी नमकीन वाला होता है, उसमें नमक होता है। लेकिन कौन कहे कि यानी जहाँ जिस इलाके में समुद्र ही नहीं है तो वे लोग क्या कहेंगे, नदियों का पानी मीठा होता है उसमें नमक नहीं होता।
लेकिन लोग बताएंगे तब उस पर विश्वास ही रखना पड़ता है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसे जो है अनुभूति अलग होती है, और जैसे कहीं कहे गए वाक्यों पर हम यानी विश्वास रखकर चलना पड़ता है। जैसे कहा जाता है विष को लेने से यानी मृत्यु होती है, तो क्या उसकी अनुभूति लेना चाहते हैं? तो सुने सुनाए विचारों पर ही हमें विश्वास करना पड़ता है। तो यानी समुन्दर का पानी नमक वाला है और नदी का पानी मीठा है, यह जो लोग कहते हैं उस पर ही विश्वास करना चाहिए। अनुभूति लेने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी हमें, तभी हम उसकी अनुभूति लेते हैं। इसी कारण रसते आस्वादते इति रसः ऐसा कहा जाता है। और जैसे जिसे जो बहे वह रस है, यानी जैसे जो बहता है वह रस है। जैसे दूध भी बहता है, हम धरती पर उसे गिरा देते हैं तो वो बह लेता है। और जैसे जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं उसी तरह का वो आकार ग्रहण कर लेता है। छोटा गिलास हम रखते हैं तो गिलास की तरह आकार ग्रहण कर लेता है। कटोरा रखते हैं तो कटोरे के तरह आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे यह पानी जो है बहने वाला जो पदार्थ होता है वह उतार से ढलान की ओर बहता है। तो ऐसे जो है जो बहे वह भी रस है, ऐसा कहा जाता है। साहित्य में रस शब्द का महत्व भरत मुनि के रस सिद्धांत के कारण बढ़ गया है। यानी साहित्य के क्षेत्र में रस का अर्थ जो है या रस का महत्व जो है भरत मुनि का जो रस सिद्धांत का है उसी के कारण यानी इस रस का महत्व बढ़ गया है। साहित्य के क्षेत्र में रस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। भरत मुनि ने कहा है कि रस के काव्यार्थ व्यक्त नहीं होता, रस का काव्यार्थ व्यक्त नहीं होता। साहित्य में रस की परिभाषा यानी जैसे हम देखते हैं कि बिना रस के काव्यार्थ व्यक्त नहीं होता, यानी कोई न कोई उसमें काव्य रस होता है, चाहे सुखांत हो, चाहे दुखांत हो, करुणार्थ हो, तो कोई न कोई रस उसमें होता है। बिना रस के कोई काव्य नहीं होता। चाहे शौर्य के गीत हो तो उसमें उत्साह बढ़ाने वाला रस होता है। तो ऐसे जो है बिना काव्य रस के काव्यार्थ नहीं होता है, यह यानी आचार्य भरत का कहना है। वे रस की परिभाषा करते हुए कहते हैं, काव्य के आस्वादन से मिलने वाला आनंद भरत मुनि ने रस सिद्धांत का विवेचन करते हुए अपने पहले किए गए विवेचन का उल्लेख किया है। यानी भरत मुनि ने रस सिद्धांत का विवेचन करते हुए जैसे जैसे हम सोचने लगते हैं, पहले एक हमारी धारणा बनती है, लेकिन जब गहराई में जाकर उसका अध्ययन करने लगते हैं तब उसकी गहराई हमें पता लगती है और उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो बाद में उन्होंने एक परिभाषा रस की बनाई है। वो परिभाषा इस तरह है, वे कहते हैं, भरत मुनि ने रस के अवयव, रस की निर्मिति की प्रक्रिया आदि बातों पर प्रथम बार मौलिक विवेचन किया है। यानी पहले जो उनका विचार था रस के बारे में, लेकिन उस पर गहराई से अध्ययन करने के बाद उन्होंने रस के अवयव, रस निर्मिति के लिए जो कारण है वह भी उन्होंने उल्लेखित किए हैं। उद्दीपन क्रिया जो है तो उसको भी उन्होंने यानी रस निर्मिति के कारण माने हैं। तो ऐसे उन्होंने रस के अवयव, रस निर्मिति की प्रक्रिया आदि के पठन पाठन से वाचकों को आनंद प्राप्ति क्यों होती है, इसका विवेचन करते हुए भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण का मौलिक विवेचन किया है। यानी एक का विवेचन होने के बाद उस पर दूसरा जो विद्वान है वह उस पर बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन कर देता है।
तो उन्होंने भरत मुनि ने रस के अवयव है, रस के अंग है, रस के भेद है, इतना सूक्ष्म अध्ययन कर दिया। और फिर उसके बाद जो भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त जी जो है, अभिनव गुप्त जी ने साधारणीकरण का सिद्धांत स्थापित कर दिया, या साधारणीकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य की आत्मा घोषित किया है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को ही काव्य की आत्मा, काव्य जो है वह रस के बिना हो ही नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में एक आत्मा है, ऐसे हम मानते हैं, तो उसी तरह अगर आत्मा का अंत हो जाता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। उसी तरह काव्य में रस नहीं होता तो वह काव्य निर्जीव होता है। उसमें कोई भी हलचल यानी उससे कोई भी भाव निर्माण नहीं होता है। इसी कारण काव्य जो है, काव्य रस को काव्य का आत्मा कई विद्वानों ने मान्य कर दिया है। स्पष्ट है कि रस सिद्धांत की परंपरा संस्कृत साहित्य की एक पुरानी मौलिक परंपरा है। यह रस सिद्धांत जो है कोई आधुनिक प्रक्रिया नहीं है या आधुनिक सिद्धांत नहीं है। यह संस्कृत साहित्य का एक पौराणिक परंपरा मानी जाती है। संस्कृत साहित्य भी देखते हैं तो उसमें भी रस पर विचार हमें दिखाई देता है। भरत मुनि संस्कृत के ही विद्वान माने जाते हैं, तो यह रस परंपरा के बारे में उन्होंने अपने मौलिक विचार, या जैसे अभिनव गुप्त का साधारणीकरण का सिद्धांत है, इस पर बहुत सूक्ष्म अध्ययन उसमें किया गया है। तो भरत मुनि ने रस के अवयव है, रस के अवयवों के साथ साथ यानी उसमें रस की निर्मिति के लिए या रस की निर्मिति की जो प्रक्रिया है, उद्दीपन भाव, आलंबन विभाव, ऐसे उसके यानी विभाग कर दिए हैं। यानी अध्ययन के लिए सही हो या उसका विवेचन हम करते हैं तो स्पष्टता से उसका विवेचन कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने यानी उसके अवयव है और उसकी प्रक्रिया जो है उस पर सूक्ष्मता से अध्ययन कर दिया है। और उसके बाद अभिनव गुप्त जो है उन्होंने साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वह भी स्थापित कर दिया। और यह रस सिद्धांत जो है वो पौराणिक काल से वो पुराना का है। संस्कृत साहित्य से यह सिद्धांत चलता आया है। तो साहित्य की रस की परिभाषा देखते समय यानी अलग अलग विद्वानों ने उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया, लेकिन भरत मुनि जो है यानी उसने कहा है कि रसते आस्वादते इति रसा, यानी जो आस्वादित किया जाता है वही रस है। कोई कहते हैं जो बहे वही रस है। कोई कहता है कि रुचि देने वाला वनस्पति जन्य रस और फल पुष्प आदि से मिलने वाला यानी द्रव रस है। कोई कहता है यानी आयुर्वेद में रस का अर्थ पारद का रस माना जाता है। अध्यात्म में रस का अर्थ मोक्ष माना जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में काव्य के पठन पाठन से मिलने वाला जो आनंद है उसे काव्यानंद कहते हैं। यानी रस यही जो है जो काव्यानंद में परिवर्तित होता है। तो ऐसे यानी रस की परिभाषा यानी अलग अलग विद्वानों ने करने का प्रयत्न कर दिया है और वे अपने अपनी दृष्टि से उसका विवेचन करते हैं। तो यहाँ रस की परिभाषा जो हम देखते हैं, तो रस की परिभाषा, रस के अंग कौन से है यानी स्वरूप में हमें देखना है। जैसे रस के अंगों का विवेचन कर दीजिए ऐसा सवाल हो जाता है, तो थोड़ा प्रस्तावना के रूप में यानी रस की परिभाषा का विवेचन करना अनिवार्य है, तभी हमें गुण मिल जाते हैं। तो रस की परिभाषा का यानी जैसे रस यानी पारद का रस, रस यानी अध्यात्म के क्षेत्र में यानी मोक्ष है। या कोई कहता है कि यानी रुचि देने वाला वनस्पति जन्य रस यही से माना जाए। या जैसे साहित्य के क्षेत्र में यानी काव्य के पठन पाठन से मिलने वाला काव्यानंद है। और फिर रसते आस्वादते इति रसा, या जो बहे वही रस,
ऐसे उनकी पृष्ठभूमि देनी चाहिए। और फिर उसके बाद भरत मुनि के जो विचार है वे भी स्थापित करने चाहिए। और अभिनव गुप्त के साधारणीकरण का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी यानी विवेचन करना चाहिए। विश्वनाथ ने रस को ही काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। आचार्य विश्वनाथ जी जो है उन्होंने इन्हें भरत मुनि ने इतना सूक्ष्मता से उसका विवेचन कर दिया। इसके बाद अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण का विवेचन कर दिया। और उसके बाद यानी आचार्य विश्वनाथ जी जो है उन्होंने रस को यानी साहित्य की या काव्य की आत्मा ही घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि रस सिद्धांत की परंपरा संस्कृत साहित्य की एक पुरानी मौलिक परंपरा है। यानी मौलिक यानी उसके साथ दूसरी किसी की तुलना नहीं की जाती है, मौलिकता उसमें होती है। तो ऐसे जो है यानी साहित्य में यानी काव्य से मिलने वाला जो आनंद है उसे यानी रस माना गया है। तो यानी काव्य ही सिर्फ नहीं है, गद्य पद्य कौन सा भी हो वह साहित्य उसमें होता है। यानी गद्य भी हम पढ़ते हैं तो भी हमें आनंद होता है, जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो भी आनंद मिलता है, या कोई मिमिक्री हम देखते हैं, व्यंग्य कृति हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो भी आनंद मिलता है। यानी यह क्या है, वह रस है, वो काव्यानंद है। पहले आज हमारे पास टेलीविजन आए हैं, मोबाइल आए हैं, उस पर हम देखते हैं तो विनोद सुनते हैं, हम विनोद सुनते हैं तो विनोद से इतना आनंद मिल जाता है तो मनुष्य उससे बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसे जो है पहले ऐसे कोई यानी डिजिटल माध्यम हमारे पास नहीं, टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसी समय सिर्फ लिखित जो है वही पढ़ा जाता था। इसी कारण उससे यानी जो कोई हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता हो या व्यंग्य साहित्य हो, विनोद हो, यात्रा वर्णन हो, तो वैसे यानी उससे मिलने वाला आनंद यानी काव्यानंद या साहित्यानंद साहित्य से मिलने वाला। जैसे हम देखते हैं कि यात्रा वर्णन एक विधा निर्माण हो गई है, तो हम यात्रा तो नहीं कर सकते। पहले एक हम अपने देश का नक्शा ले लीजिए और उस देश का नक्शा लेकर हम अपने गांव से अपने तहसील तक निकल गए, तहसील से हम अपने जिले तक पहुंच गए, जिले से अपने राज्य में पहुंच गए यानी जो राज्य की राजधानी होती है, और वहीं से हम अपने दूसरे राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। यानी यात्रा यानी वास्तव में हम यात्रा नहीं कर सकते हैं इतनी, क्योंकि पैसा नहीं, पैसे का अपव्यय, पैसा चाहिए। और फिर देश में अपने राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। पहले अपने देश की यात्रा करनी चाहिए और बाद में विदेश की यात्रा करनी चाहिए। पहले अपना देश देखो, इसमें कितनी विविधता है। इसी कारण यात्रा वर्णन जो है ऐसे से निर्मित हो गई कि जो यानी घुमक्कड़ शास्त्र उसे कहा जाता है। यानी जैसे बिना निरुद्देश भी घूमते रहते कोई, यानी ऐसे सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जो अनुभूतियां आती है तो उसका वर्णन कर देते हैं, तो ये यात्रा वर्णन माना जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र उसे कहते हैं, राहुल संस्कृत्यायन उसे घुमक्कड़ शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे यानी उसे पढ़ने से हमें भी अनुभूति होती है, अरे ये देखो यानी हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ का इलाका, वही देखकर उसका वर्णन करते हैं। और हम यानी नक्शे के आधारे सैर करते हैं तो भी होता है। जैसे सांप सीढ़ी हम खेलते हैं, उसी तरह अगर एक एक गांव हम आगे निकल जाते हैं तो यानी क्यों ना हम यानी कई क्षण के लिए विदेश पहुंच गए। यानी जैसे कई स्कूल में ये कई ऐसे खेल भी होते हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं, चलो यानी आप हवाई जहाज से अमेरिका पहुंच जाओ। वो उसी तरह हवाई जहाज जैसा निकल जाता है, वो जैसे उड़ान भर देता है, फिर वही अमेरिका जाकर पहुंचता है, वो वही पे स्थिर हो जाता है। तो उसी तरह वो बच्चे करते हैं, उससे आनंद मिल जाता है। किसी का कहते हैं रेल बन जाओ और रेल से यानी जैसे कोल्हापुर से बंबई तक पहुंचो,
और वो उसी तरह रेल की तरह निकलने लगते हैं। तो ऐसे जो है खेल खेल में भी हम उसी तरह पहुंच जाते। तो उससे मिलने वाला जो आनंद है वह साहित्य आनंद है, वही काव्यानंद है। उसे एक परिभाषा में हम बांध नहीं सकते हैं। तो ऐसे यानी भरत मुनि जो है यानी सबसे पहले उसके रस के बारे में चर्चा करने वाले पहले विद्वान माने जाते हैं। और उसके बाद यानी बहुत सारे विद्वान आ गए कि रस के बारे में चर्चा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। विश्वनाथ हो या अभिनव गुप्त हो, यानी अभिनव गुप्त ने तो साधारणीकरण का सिद्धांत ही स्थापित कर दिया। साधारणीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने वहीं पे स्थापित कर दिया। और फिर यानी विश्वनाथ ने यानी रस को ही साहित्य की आत्मा या काव्य की आत्मा ऐसा घोषित कर दिया। तो यानी रस की परिभाषा यानी प्रस्तावना देते समय इन सारी जो विवेचन है उन सारे विवेचन को हमें वही पे लेना अनिवार्य है। अगला जो हिस्सा है वह है रस के अंग। यानी भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस सिद्धांत का विवेचन किया है। तो छात्रों, आज हम यहाँ रुकेंगे। रस के अंग के बारे में अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। धन्यवाद।